स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 का यह पहला भाग है। तो अभ्यास का नाम आप लोग याद रखिए, पृष्ठ रसायन है। तो आज से जो है पृष्ठ रसायन अभ्यास को चालू किया जा रहा है। इसके बैक अगर अभ्यास आप नहीं देखे होंगे, मतलब अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 और अभ्यास 4 आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पृष्ठ रसायन क्या होता है, पृष्ठ रसायन की परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो पृष्ठ रसायन क्या है, तो ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट करते चलिए। तो यहाँ लिख लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती हैं। पृष्ठ रसायन कहलाती हैं। तो परिभाषा को एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको तुरंत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। मतलब विलयन के जो पृष्ठ पर होने वाले जो परिवर्तन होंगे, इसका जो अध्ययन किया जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो पृष्ठ रसायन की परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण क्या है। अधिशोषण की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। अधिशोषण, तो इसमें अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य तीन जो है आईएमपी है। तीनों को जानकारी को रखेंगे, तीनों को अच्छे से समझेंगे और तीनों को परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो अधिशोषण क्या होता है, तो वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। तो अब यहाँ जो है अधिशोषण का परिभाषा क्या है, अब यहाँ परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। अधिशोषण कहलाते हैं।
कहलाते हैं। तो परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है यह आपका प्रक्रम है और इसके ऊपर किसी पदार्थ को क्या हो जाए, जुड़ जाना। अब यहाँ पे जो है पदार्थ को क्या कर लें, जुड़ जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो वह प्रक्रम किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ या पदार्थ के पृष्ठ से, मतलब ऊपर का जो है भाग जो है इसको पृष्ठ कहा जाता है, तो पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब ये अंदर का जो भाग होता है इसको स्थूल कहा जाता है और ऊपर के भाग को सतह कहा जाता है, सतह या पृष्ठ कहा जाता है। तो यह किससे जुड़ा है, तो पृष्ठ से जुड़ जाता है। याद रखिएगा, पृष्ठ से जुड़ जाता है, स्थूल से नहीं। मतलब इसके अंदर जो है नहीं आएगा, इसके ऊपर जो है जुड़ जाता है, उसी को क्या कहेंगे, अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण का परिभाषा भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे एक बार दो बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषक क्या होता है, अधिशोषक की परिभाषा क्या है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, अधिशोषक। अब देखिए नाम बदल गया, अब इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे अधिशोषण, अब क्या गया, अधिशोषक। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, परिभाषा आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो कहेंगे यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने सतह पे क्या करता है, चिपकाता है, अधिशोषक कहलाता है। तो यहाँ पे जो है इसका परिभाषा अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने सतह पर क्या करता है, चिपकाता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको परिभाषा को पर ध्यान देना है। तो क्या लिखा गया है, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने सतह पे क्या करता है, चिपकाता है, उसे अधिशोषक का कहते हैं। तो जैसे यह जो है एक पदार्थ है और इसके ऊपर जो है किसी पदार्थ को क्या कर लेता है, यहाँ पर चिपका लेता है। अब ये पदार्थ जब इसके ऊपर चिपक जाता है तो उसी को क्या कहेंगे, अधिशोषक। यह जो ऊपर का भाग है यह सब क्या है, अधिशोषक कहा जाता है। जैसे आप लोग जब स्कूल में आप लोग जाते हैं तो ब्रेंच पर देखे होंगे धूल के कण जो होते हैं इसके ऊपर क्या होता है, चिपका रहता है। डेस्क के ऊपर देखिएगा धूल के कण जो होंगे उसके ऊपर चिपका रहता है। तो आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे कई जगह जो है कुर्सी पर भी, मेज पर भी क्या होते हैं, धूल के कण उस पर क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, अधिशोषक कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने सतह पे क्या करता है, चिपकाता है, उसी को अधिशोषक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोष्य क्या है। अब अधिशोष्य की परिभाषा समझेंगे तो नाम थोड़ा सा ध्यान देना है, अधिशोषण, अधिशोषक,
अब क्या पढ़ेंगे? अधिशोष्य। अधिशोष्य। तो अधिशोष्य क्या होता है? तो इसका भी परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अधिशोष्य क्या है? वह पदार्थ जो कि पृष्ठ पर संचित, जो पृष्ठ पर क्या होती हैं? संचित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वह पदार्थ जो पृष्ठ पर क्या करता है? संचित, पृष्ठ पर संचित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोष्य कहलाता है। तो इसका परिभाषा तो और आसान है। तो वह पदार्थ जो पृष्ठ पर क्या करता है? संचित करता है, अधिशोष्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक पदार्थ है और इसके पृष्ठ के ऊपर क्या करता है? यहाँ पर आकर के संचित जो करता है, तो यह जो अधिशोष्य है और यह जो है अधिशोषक है। ऊपर का जो नाम है अधिशोषक और ये नीचे वाला जो पृष्ठ है इसको क्या कहेंगे? अधिशोष्य कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा अधिशोषण, अधिशोष्य क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अब समझेंगे। यदि आपको यह समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते भी चलिए। जहां आप लोग को दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, अधिशोषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ नीचे लिख लेंगे अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं तो पहले का नाम क्या है? अब यहाँ नोट करेंगे। तो अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। तो यह पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो याद रखिए, पहला का नाम भौतिक अधिशोषण और दूसरा का नाम जो है रासायनिक। तो यहाँ लिख देंगे भौतिक अधिशोषण और दूसरा का नाम है रासायनिक अधिशोषण। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो एक एक परिभाषा को अच्छे से आप समझेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे भौतिक अधिशोषण। बहुत आसान इसका भी परिभाषा है। तो भौतिक अधिशोषण क्या है? जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में, ध्यान दीजिएगा, अधिशोषक और अधिशोष के बीच में दुर्बल वंडर वाल्स बल होते हैं, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अपने कॉपी में, जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में दुर्बल वंडर
वाल बल, अंडरवाल बल होते हैं उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण की परिभाषा समझ में आ गया होगा। क्या है ये परिभाषा? कि जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच में, किसके बीच में? अधिशोषक और अधिशोष के बीच में दुर्बल वंडर वाल बल होते हैं, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे मिट्टी का मेज में चिपकना, जैसे मिट्टी में जब होता है, मिट्टी जैसे धूल के कण होते हैं, मेज के ऊपर चिपक जाते हैं। जब आप फूंकते हैं तो धूल के कण क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। मतलब उसके अंदर जो है दुर्बल वंडरवाल्स बल होते हैं, इसके वजह से क्या होते हैं? उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो चिपके होते हैं वह अधिक बल लगा करके चिपके नहीं होते हैं, दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे जैसे मिट्टी का मेज में चिपकना। तो यह जो चिपकता है, मतलब धूल के कण जो होता है मेज के ऊपर जब चिपकता है तो उसके अंदर जो होते हैं दुर्बल क्या होते हैं? अंडरवाल्स बल होते हैं। उसके अंदर जो बल जो है कम होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हवा में वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। तो भौतिक अधिशोषक समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में जो होते हैं दुर्बल वंडरवाल्स बल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अधिशोषण। अब रासायनिक अधिशोषण क्या है? रासायनिक अधिशोषण, अब इसका जो परिभाषा है बहुत ही आसान परिभाषा है। तो थोड़ा सा आप लोग परिभाषा को ध्यान दीजिए और आप इसे क्या कीजिए, अपने कॉपी में जब नोट करते चलेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। तो रासायनिक अधिशोषण क्या है? तो याद रखिए, जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच में प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। अब यहाँ दुर्बल था तो अब क्या बोलेंगे? प्रबल और रासायनिक बंध होते हैं, उसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच प्रबल मतलब अधिक जो है इसके अंदर बल है, प्रबल रासायनिक बंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है रासायनिक अधिशोषण का। जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच में प्रबल रासायनिक, और यहाँ पे क्या है? दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं, या प्रबल जो रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यह एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का यह जो एक परत है, इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें क्या है? आकर के चिपक जाता है। तो ऑक्सीजन जो O2 गैस इसके ऊपर जब चिपक जाता है तो यह जो है प्रबल रासायनिक बंध से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है कि एल्युमिनियम के जो सतह पर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। शोषण में
अंतर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कॉलम बना लीजिए, यहाँ पर अधिशोषण और एक को लिखेंगे अवशोषण। और इसके बाद से यहाँ पहला यहाँ लिखेंगे अब अंतर जो है अधिशोषण। तो अधिशोषण में पहला अंतर क्या है कि अधिशोषण का दर समय के साथ कम होती है, और यहाँ जो होगा अवशोषण का दर हर समय क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो यह पहला जो है अधिशोषण में, अधिशोषण की दर समय के साथ कम होती हैं। पहला अंतर क्या है, अधिशोषण के दर समय के साथ क्या होती हैं, कम होती हैं। और अवशोषण में क्या होगा, अवशोषण की दर हर समय समान होती हैं। हर समय क्या होती हैं, समान होती है। समान मतलब बराबर होती हैं। तो पहला अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अवशोषण का दर समय के साथ यहाँ पे क्या होती है, कम होती हैं, और यहाँ अवशोषण की दर हर समय क्या होती हैं, समान होती हैं। अब दूसरा अंतर समझेंगे। यह किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है। यह जो है विलयन के पृष्ठ पे क्या है, होने वाली प्रक्रिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर यह किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है। होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। दूसरा अंतर, यह किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है, और यह होगा इसमें अवशोषण में होगा यह पूरे विलयन में होने वाली प्रक्रिया है। तो यह किसी विलयन मतलब यह जो है किसी विलयन के पृष्ठ पर है, और यह जो है पूरे विलयन में होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। अब तीसरा अंतर समझेंगे। तीसरा अंतर क्या है, आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए। इसे 2 बार पढ़ लेंगे, आप लोग को अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे अधिशोषण में इसके कारण, मतलब इसके मतलब किसके कारण, तो अधिशोषण के कारण, इसके कारण किसी पदार्थ के संपर्क में आने, प्रकाश के संपर्क में, पदार्थ के संपर्क में आने वाली पृष्ठ पर पदार्थ की सांद्रता अधिक हो जाती हैं। सांद्रता अधिक हो जाती हैं। तो तीसरा अंतर समझेंगे अब। इसके कारण किसी पदार्थ के संपर्क में आने वाली पृष्ठ पर पदार्थ की सांद्रता क्या होती हैं, अधिक हो जाती हैं। अब इसमें लिखेंगे तीसरा में, इसमें
पदार्थ की सांद्रता, इसमें पदार्थ की सांद्रता में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिए, इसमें जो है पदार्थ के सांद्रता में जो है विशेष परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो संपर्क में अगर पदार्थ के संपर्क में जब आता है तो पृष्ठ की पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अब आप सभी विद्यार्थी इस हेडिंग को पहले आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं निम्न हैं। तो पहला आपको याद रखना है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव मतलब ताप के प्रभाव से अधिशोषण में क्या होगा। तो जब ताप को बढ़ाते हैं तो अधिशोषण बढ़ता है, किंतु उच्च ताप अगर हो जाए तो अधिशोषण क्या होता है, घटने लगता है। तो यहाँ पहला आप हेडिंग लिख लीजिए, ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, किंतु उच्च ताप पर अधिशोषण क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक आपको पहला समझ में आ गया होगा कि ताप का प्रभाव क्या है। ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण बढ़ता है, और उच्च ताप हो जाएगा तो अधिशोषण क्या होता है, घटने लगता है। अब यहाँ पढ़ेंगे दूसरा कारक है पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। याद रखिएगा, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें तो अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। अधिशोषण बढ़ता है। कितना आसान है। जब पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। तो दूसरा भी आप लोग को कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पढ़ेंगे तीसरा कारक, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषण की प्रकृति क्या है, तो यहाँ तीसरा लिखेंगे, अधिशोषक की प्रकृति। 2 कारक अच्छे से समझ में आ गया। अब तीसरा कारक भी आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए, यदि अधिशोषण की संयोजकता अधिक होती है तो अधिशोषक अधिक होंगे। तो जब संयोजकता आपका बढ़ेगा तो अधिशोषक जो होगा उसका क्या होगा, अधिक होगा। अधिशोषण यहाँ लिखेंगे, अधिशोषण अधिक होंगे। तो तीसरा भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि संयोजकता अधिक होता है तो अधिशोषण भी अधिक होंगे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे चौथा, दाब का प्रभाव। चौथा क्या है, दाब का प्रभाव। तो जैसे ताप का प्रभाव पढ़े हैं वैसे दाब का भी प्रभाव है। तो दाब का प्रभाव क्या है, जब यहाँ पे लिखा गया ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, किंतु उच्च ताप पर क्या होता है, अधिशोषण घटने लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, किंतु
बाद में क्या होता है, घटता है, किंतु बाद में घटता है। तो ये भी जो है अभिकारक समझ में आ गया होगा। अभिकारक जो है दाब को प्रभाव में क्या बताया गया, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, किंतु बाद में क्या होता है, घटता है। अब इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि ताप प्रभाव को एक सूत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है, सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। यक्स बटा यम बराबर होता है के होता है पी के पावर 1/n होता है। अब इसी के सहायता से मान को निकाला जा सकता है। तो इसमें यक्स का नाम अधिशोष की मात्रा है, यम का नाम अधिशोषण की मात्रा है, के का नाम नियतांक है, पी का नाम दाब है, यन का नाम नियतांक है, और यन का मान जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ लिखना चाहेंगे तो नाम लिख सकते हैं, जहाँ यक्स बराबर लिख सकते हैं, यक्स का नाम क्या है, तो अधिशोष की मात्रा। अब अधिशोष किसे कहते हैं यह कल के वीडियो में बताया गया है। और यम का नाम क्या है, तो अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा। और पी का नाम, के का नाम नोट कर लीजिए, के का नाम, पी का नाम और यन का नाम। तो के का नाम है नियतांक, के का नाम क्या है, नियतांक, पी का नाम दाब, और यन का नाम भी यह नियतांक है, लेकिन इसका मान जो होता है याद रखिएगा, इसका मान जो होगा 0 और 1 के बीच में होता है। यन का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो आज का पढ़ाई आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसे अपने कॉपी में प्रतिदिन जो है फेयर में पढ़ेंगे। अधिशोषण का उपयोग, अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो अधिशोषण का उपयोग, तो अधिशोषण का उपयोग जो है निम्न है। पहला जानेंगे, पहला क्या है, पहला है धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में इनका उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो पहला समझ में आ गया होगा, धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब दूसरा उपयोग है, अधिशोषण का उपयोग वर्ण लेखन में करते हैं। वर्ण लेखन जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा भी जो है उपयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा उपयोग क्या है, तो तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। तो तीसरा उपयोग जो है, अक्रिय वातावरण जहाँ उत्पन्न करना रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। चौथा जो है, इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। तो अधिशोषण का उपयोग कहाँ करते हैं, जल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा जो है, अधिशोषण का उपयोग गन्ने की शर्करा के विरंजक में किया जाता है। और छठवां जो है, गैस मास्क बनाने में, जो इस समय मास्क बनाया जा रहा है तो उसमें गैस मास्क बनाने में इसका क्या करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग
किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही। कल अब शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।